हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका बच्चों सुबह के 5 बजे। और मैं लेके आ गया हूं आज फिर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर जहां से हमारे एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो जैसे कि आप सबको बताया, यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज की न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं फिजिक्स के इस सीरीज में। और जो हमारी डेरिवेशन वाली सीरीज है कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जिन बच्चों ने नहीं देखी है, जो बिल्कुल नए नए अभी आए हैं चैनल पर, आप जाओ, आपको वो सीरीज देखनी चाहिए। आपका कंप्लीट रिवीजन होगा, ऑसम रिवीजन होगा उन चैप्टर्स का कि न्यूमेरिकल्स का जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। राइट। सो देखो, मेरे को पता है आप सबने प्रैक्टिस किया, आप सबने पढ़ा है बहुत अच्छे से, लेकिन जब मेरे साथ मिलके एक डिफरेंट तरीके से आप उसको स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो जो भूलने वाली आदत होती है ना भाई, हम पढ़ते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर भूल जाते हैं, वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपके एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल, जैसे मेरे को पता है सीबीएसई में काफी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन अदर बोर्ड्स में, एचपी बोर्ड्स की अगर हम बात करें और अदर स्टेट बोर्ड की बात करें, तो थोड़े कम न्यूमेरिकल का पोर्शन रहता है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, जितने भी आएंगे उनको सॉल्व करके आने का, और कंप्लीट मार्क्स आपको मिलने वाले, एक अच्छा बेस्ट स्कोर आप करने वाले हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये सीरीज कंप्लीटली आप सबके लिए बच्चों। इसको बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा समय देके आप देखो, यूज करो, फ्यूचर में आपके काम आएगी 101%, आई गारंटी गाइज, क्योंकि आप नीट और जी मेन का एंट्रेंस जरूर देंगे और वहां पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी एज ए फ्रेशर कैंडिडेट जो होती है, या फिर हम जो कोचिंग करने के लिए जाते हैं, तो हमारे जो न्यूमेरिकल वाले फंडे होते हैं ना, या उनके टेक्निक्स होते हैं ना, उनको तरीके होते हैं ना भाई, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं गाइज। ठीक है, ऑलमोस्ट ये फिनिश हो चुकी है सीरीज क्लास 12 के लिए। उसके बाद कुछ ऐसी जनरल वीडियो मैं आप सबके लिए बनाऊंगा कि आप बेस्ट तरीके से अपने एग्जाम में आंसर कैसे लिख सकते हो, बेस्ट तरीके से, किस तरीके से आप वहां पे अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हो जिससे आपको बेस्ट मार्क्स ही मिले अपने एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं बच्चों इस सुबह, बेहतरीन सी ये सुबह, और बेहतरीन से इस टॉपिक के साथ। सर फिजिक्स में मतलब टॉपिक बेहतरीन भी होते हैं क्या? यस भाई, बेहतरीन होते हैं, और आपको मानना पड़ेगा, तभी मजा आएगा पढ़ाई करने में। अपने माइंड को पहले आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? आपको बोरिंग नहीं लगेगी फिर पढ़ाई, और मैं वो होने भी नहीं दूंगा बॉस, ठीक है? तो यार मैं बात करने वाला हूँ ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड आपका मैटर और एटम के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और लिटिल बिट एक दो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं न्यूक्लियाई से भी, वैसे उसका काफी क्वेश्चन हटा दिया गया, बट स्टिल न्यूमेरिकल आने के काफी चांस रहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव में, दैट्स व्हाई हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख लो, स्क्रीन पे रहा आपके सामने, और किस तरीके से हैंडल करना है सब कुछ सिखाऊंगा, बेस्ट तरीके से सिखाऊंगा। यू डोंट वरी, बस नोट्स बना लेना और उसको सीखने के बिल्कुल तैयार रहो यार, अवॉइड मत करो, क्योंकि आगे जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं आफ्टर बोर्ड एग्जाम, वो सब कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ओके, इसलिए बी रेडी। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, फोटोन्स ऑफ एनर्जी दिस एंड दिस आर सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, राइट? तो अगर कोई हमारे पास ऐसे बोले ना कि कोई हमारे पास एक मेटल सरफेस है बच्चों, ठीक है, ये मेटल सरफेस है, और आपसे वो बोल रहा है कि भाई कोई एनर्जी इस पे इंसिडेंट कर रही है, लेट्स सी यहां से कोई एनर्जी इंसिडेंट कर रही है, ठीक है? यही बोल रहे हैं ना, फोटॉन्स की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, लगातार इंसिडेंट कर रही है मेटल सरफेस पे, जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है। याद करोगे इस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन को हम 5 नोट से डिनोट करते हैं, और ये वर्क फंक्शन कितना है सर हमारे पास? दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सर। और जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, पहले डाली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर दोबारा से डाली चेंज करके, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उसको चेंज किया जा रहा है पहले। और ये एनर्जी किसकी होती है? जो इंसिडेंट करते हैं, जैसे ये लाइट है जो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके घर में लाइट है जब आप पढ़ रहे हो, सनरेज है, ठीक है? ये जो लाइट होती है ना, जो इंसिडेंट करते हैं, फोटॉन्स की एनर्जीज होती है, ठीक है? तो ये फोटोन की एनर्जी है, पहले हमने इतनी डाली फिर इतनी डाली। भाई अलग अलग एनर्जी डालेंगे तो फिर वहां से जो इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, उनमें, उनकी एनर्जी में, उनमें फर्क तो आएगा ना भाई, ऑब्वियसली। तो क्या पूछ रहा है सर? the ratio of kinetic energy of most energetic photoelectrons in the two cases। तो यहां से जो फोटोन की एनर्जी को लेके एब्जॉर्ब करके, खा के, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसे इनको एनर्जी मिलेगी भागेंगे यहाँ से, और इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम ले लेंगे। तो पहले एनर्जी डाली तो पहली काइनेटिक एनर्जी मान लो, ठीक है? फिर दोबारा से डाली तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आप K2 मान लेना, ठीक है? तो ये है इसका सिचुएशन। और आपने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो पढ़ी है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो,
हमें पता है भाई, आइंस्टाइन इक्वेशन होती थी, जो एनर्जी इंसिडेंट होती है इज इक्वल टू जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी ले लो प्लस वर्क फंक्शन ले लो। भाई मेटल का वर्क फंक्शन तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो मेटल पे डिपेंड करता है। अब हमें ये निकालने का बॉस यहां से, ठीक है, तो कैसे निकालें, देखो इसको इधर लेके आओ, तो जो आपका के मैक्स होगा ना गाइज, वो होगा E माइनस फाइव नोट। यस यस बॉस, और यहां से अगर मैं K1 निकालूंगा तो ये आ जाएगा E1 माइनस फाइव नोट, ई नोट तो सेम ही रहेगा, फिर K2 निकालूंगा ये आ जाएगा E2 माइनस फाइव नोट, और इसका रेशियो निकालना है इन दोनों केस में, जब पहले ये डाली फिर ये डाली, K1 K2 का रेशियो निकालना है। डिवाइड करोगे ना भाई, देखो K1 ओवर K2, ऐसे ही डर रहे हो यार कि हमारे से न्यूमेरिकल होंगे नहीं, भाई होंगे, बस बस ध्यान रखो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने ऊपर ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा आपको। तो देखो वैल्यू पुट करो, E1 कितनी थी इनिशियली 1, माइनस ये कितनी है 0.5, ये कितनी है 2 E2, और ये तो 0.5 ही रहेगा। तो भाई लोग ये तो मैजिक हो गया, 0.5 और यहाँ पे बचेगा, बोलो भाई, दैट इज 1.5, इसको कैंसिल कर दो तो दैट इज 1/3। यानी आपका जो रेशियो आएगा मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जीज का, जब अलग अलग फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो, दैट इज 1/3। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप चेक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी यार, कैलकुलेशन इजी, सब कुछ इजी, एंड दिस फॉर्मूला इज सुपर इंपॉर्टेंट। यानी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, बोर्ड एग्जाम में आए, नीट में आए, जेई मेंस में आए, बहुत जरूरी होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई हर साल, ये मान के चले आप, 101% बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में देयर इज ए चांस कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बना सकता है, या फिर जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी वो दे सकता है। तो बिल्कुल तैयार रहना है, माइंड मेकअप करके रहना है, और आगे काम आएंगे। सबसे बड़ी बात यह, आप अभी से हैबिचुअल हो जाएंगे, अभी से स्ट्रांग हो जाएंगे, न्यूमेरिकल करने के लिए आप एकदम रेडी सेडी रहेंगे, तो मजा आएगा आगे की जर्नी में। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना उसमें सब बेस्ट कॉन्सेप्ट यूज होंगे, उनका सबका रिवीजन हो जाएगा, फॉर्मूले का रिवीजन हो जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो हमारे लिए तो बेस्ट ही है ना बॉस, बोर्ड एग्जाम में बेस्ट मार्क्स लाने के लिए। यस सर, ओह यस, हियर वी गो, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या उसकी कहानी मेरी जुबानी, और किस तरीके से आप उसको आसान बना सकते हो। डिफिकल्ट सी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना है सब कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी। उसने बोला है अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। इस बार जो मेटल सरफेस दिया है ना भाई आपको, ये जो मेटल सरफेस है इस पे जो लाइट डाली है उसकी एनर्जी नहीं दी है, तो थोड़ी सी तकलीफ बढ़ा दी उसने हमारी बॉस, ठीक है। उसने एनर्जी जो डाली है उसकी एनर्जी नहीं दी है, आप समझे बात को, ये गिवन नहीं है एनर्जी। उसने बोला जो लाइट में इंसिडेंट कर रहा हूं उसकी वेवलेंथ मैंने दे दी है। चलो भाई ठीक है, वेवलेंथ दे दी, कितनी दे दी भाई वेवलेंथ, 663 नैनोमीटर, ठीक है, यानी 663 नैनोमीटर। तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, जब वेवलेंथ गिवन हो ना कि इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी, तब क्या करेंगे इस मेटल सरफेस पे। तो फिर से भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से भागेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली उनके पास एनर्जी आएगी। तो बोल रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस इज दिस, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन। बताओ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसमें भी अगेन, लेकिन डिफरेंस क्या, देखो इसका जो वर्क फंक्शन है ना भाई वो दे रखा है 1.51 है ना, दिस इज 50, हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे दिया वर्क फंक्शन। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगेन इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही पूछी है, मतलब सिंगल इक्वेशन से काम चल जाएगा। मतलब अगेन देखो, जब भी बोले कि मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराया गया, जैसे टॉर्च लो और आप कहीं पे भी फोकस करो तो जो आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है, वो इंसिडेंट रेडिएशन होंगी। तो हम आइंस्टाइन इक्वेशन लिखेंगे ना कि मैक्स प्लस वर्क फंक्शन, कमाल हो गया सर। फिर से इसको निकाल लो यहाँ से भाई लोग, तो के मैक्स इक्वल टू आएगा E माइनस फाइव नोट। मैं बहुत होले होले प्यार से बताऊंगा, डोंट वरी, देखते रहे आप। सो दिस इज के मैक्स इक्वल टू E, क्या है सर, ये तो गिवन ही नहीं है बच्चों। जब E गिवन ना हो तो क्या करना है, जब वेवलेंथ गिवन हो, याद करो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, हमेशा होती है h न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, याद करो बॉस। फ्रीक्वेंसी तो नहीं दे रखी सर, तो आप इसको लिख सकते हो hc/लैम्डा। यस, तो हम लिखेंगे hc/लैम्डा। और बच्चों याद करो यहां पे जो वर्क फंक्शन है वो उसकी यूनिट देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पे फोकस करना। हमें वेवलेंथ दे रखी है इस बार, तो वेवलेंथ को यहां पुट करने के बाद जो एनर्जी आएगी यहां से वो जूल में आएगी,
ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स वाई आपको इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए ई से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अंडरस्टूड? यस। अब ये बहुत डिफिकल्ट सा हो गया थोड़ा कैलकुलेशन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी पुट करना पड़ेगा, ये भी e की वैल्यू 1.6 - 19 पुट करके डिवाइड करना पड़ेगा, फिर लैम्डा आएगा। बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो या मेडिकल हो, कोई भी हो, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो बेस्ट तरीका देखो आप इसका, ठीक है। अगर बच्चों आपको ये याद हो, ये वाला रेशियो देखो आप, h/e, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं भाई, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो याद रखना, मैं आपको बता दूं ये वाला फॉर्मूला, ये मैं हमेशा बताता हूँ, नीट और जे मेन एंट्रेंस के लिए भी वेरी वेरी सुपर पावरफुल। h/e की वैल्यू एक कांस्टेंट रेशियो होता है, ये हमेशा याद होना चाहिए। ना तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना इसको याद रखेंगे। 4.14 × 10⁻⁻15 ये वैल्यू होती है बच्चों उसकी। आप 4 ले सकते हो, 4 × 10⁻15 ले सकते हो अगर आप अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो देखो E इक्वल टू आएगा 4 × 10⁻15 और c इज द स्पीड ऑफ लाइट बच्चों, दैट इज 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है केवल 663 और नैनो को -9 में कन्वर्ट कर लो। देखो अब थोड़ा ये आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर पूरा भी ले लोगे ना आप, देखो 4.12 वही है ना 14, तो यही है ना भाई, देख लो इसको पूरा भी लोगे ना, 3 से मल्टीप्लाई करना, इससे डिवाइड करना, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, सॉल्व करो, यहाँ e की जो वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ दैट इज 1.87 है ना, 1.87 आएगा, 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये, ठीक है बॉस। इसको मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने E से डिवाइड कर दिया। तो जैसे आप h/e की वैल्यू याद रखेंगे और यहां पुट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो E की वैल्यू यहां पुट करो और बस यहां देख लो 1.87 माइनस 5 नोट दे रखा है 1.50, तो ये 1.5 है, ये 1.87 है, तो 0.3 है ना, तो दैट इज 0.7, इतना ही बचेगा, देख लो आप 0.37 है ना। K मैक्स की जो बच्चों वैल्यू आ रही है दैट इज 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया है और ये जूल में एनर्जी पूछ रहा है। ओहो गड़बड़ हो गया, या नहीं सर, या तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते है ना, या इसको भाई एज इट इज रखते जूल में। बात देखिए, हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिया तो थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे लास्ट में, ठीक है, किसमें, जूल में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, अगेन आपको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, और उससे आपका वैल्यू किस में कन्वर्ट होगा, जूल में, क्योंकि इसने जूल में ही पूछा है, थिंक यस। तो आप क्या करोगे, 0.37 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, अब मल्टीप्लाई कर दो 1.6 × 10⁻19 से। बच्चों जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज जो आंसर यहाँ पे आएगा 5.9 इंटू या 2 × 10⁻20 जूल आएगा, यानी लगभग 6 × 10⁻20 जूल। ऐसे क्वेश्चन ना देखने में बहुत आसान होंगे, बहुत छोटे से होंगे और फॉर्मूला सब कुछ पता होगा, लेकिन कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इन दिस क्वेश्चन। तो उस पर आपने ध्यान रखना है बच्चों, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये अप्रोक्सीमेट आपने बनाना है, आपको बनाना आना चाहिए, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो देख लो आप, फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा, कॉन्सेप्ट सब बच्चों को याद होगा, लेकिन कैलकुलेशन, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो पूरा करेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव आया, आप फॉर्मूला अप्लाई करो, ये कैलकुलेशन करो, कहीं छूट गया आपसे, लेट से आपसे आगे कैलकुलेशन नहीं हो, तब भी मार्क्स देगा ना भाई, क्योंकि सब्जेक्टिव में स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है बॉस, अब आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और सारे कॉन्सेप्ट हमारे न्यूमेरिकल फॉर्मूले के थ्रू रिवाइज होते रहेंगे, डोंट वरी। देखो आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर्मूला यूज हो गया है ना, फॉर्मूला पूछे, न्यूमेरिकल पूछे, कुछ भी पूछे, या स्टेटमेंट पूछ ले कि डिफाइन करो, वो भी कर दोगे ना, रिलेट करना आसान हो जाता है। इसलिए न्यूमेरिकल करना मतलब दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, और दिमाग की कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की हिस्ट्री में आपको बता दूं यार, ये लास्ट से लास्ट ईयर और लास्ट ईयर भी ना नीट में भी आया इसी टाइप का, जेईई मेंस में, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिक्टो टाइप का आपके बोर्ड एग्जाम में देखो आ चुका है। तो क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं इस टाइप का क्या है इसकी कहानी। तो उसने बोला, इफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज इंसिडेंट ऑन
ईच ऑफ द मेटल सरफेस, यानी डिफरेंट डिफरेंट मेटल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे Na का मेटल है, K का है, कैल्शियम का है, MO का ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, सोडियम है आपका, ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट है जितने भी हैं, ठीक है, उनके मेटल सरफेस पे अलग अलग जो मेटल हैं उन पे सेम लाइट को इंसिडेंट किया गया, जिसकी वेवलेंथ दे रखी है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगेन एनर्जी नहीं दी है, वेवलेंथ दी है, यही तो पंगा है। 412.5, ठीक है, 412.5 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ की एनर्जी इंसिडेंट की है, अलग अलग आपके हैं, Na, K, Ca और MO है। पहले Na का मेटल होगा, फिर Ca का होगा, फिर किसका है भाई, K का है शायद, K का है पहले, ठीक है, तो फिर Ca का होगा और फिर MO का होगा, है ना, अलग अलग, सब पे एक ही लाइट डाली है बट मेटल अलग अलग है, तो उनके वर्क फंक्शन भी अलग होंगे ना भाई। तो इनके वर्क फंक्शन बच्चों ऑलरेडी दे रखे हैं, देखो Na का दे रखा है 1.92, 2.15, K का दे रखा है, Ca का दे रखा है 3.20 और लास्ट में MO का दे रखा है आपको मॉलिब्डेनम, ये दैट इज 4.17, राइट। तो पूछ पता है क्या रहा है, वो पूछ रहा है विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड वाई, राइट, इनमें से कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, जिससे फोटॉन्स के इंसिडेंट होने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होंगे, ठीक है, वहां पे वो इफेक्ट हो रहा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से मेटल सरफेस से हो रहा होगा, ये बताना है बच्चों। देखो कभी भी आपसे पूछे ना इस टाइप के क्वेश्चन की, बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पॉसिबल यहाँ पे हो पाएगा, जब जो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भाग जाएंगे, ठीक है, मतलब वो एनर्जी गेन करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। मतलब उसके लिए क्या होता है, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है और इस पर्टिकुलर मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन होता है, इनमें रिलेशन देखना होता है, यानी ई मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, समझना, ठीक है बॉस। मतलब जो एनर्जी आप डाल रहे हो वो इसके मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए बॉस, तभी जाके यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो आपने बस ये चेक करना है, जो हर मेटल का वर्क फंक्शन गिवन है ना, उसको कंपेयर करना है इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी से। तो मतलब हमारा मेन टारगेट क्या है इस क्वेश्चन को करने का, वो ये है कि जो लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हो उसकी एनर्जी निकाल लो। तो एनर्जी निकाल लेते हैं सर, कैसे, hc/λ, और ये तो जूल में आएगी, तो E से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों बना रहे हो, क्योंकि इनका वर्क फंक्शन आप देख लो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, डन, यस। तो अगेन ये तो हमें पता है, बिल्कुल पता है, कितना सर, 4.14 इंटू 10⁻⁻15 C3 इंटू 10⁸8, और गैस लैम्डा आपके पास है 412.5 इंटू 10⁻⁹। वाओ। अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, ये 4.14 है, ये है 412, अगर इस पॉइंट को मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, कर सकता हूं ना, तो यहां पे शिफ्ट कर दूं तो लगभग लगभग ये वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख लूंगा, देखो यही तो कमाल है इस वैल्यू को याद रखने का, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, अदरवाइज एच पुट करना पड़ेगा, ई पुट, भाई तेल निकल जाएगा कैलकुलेशन करते करते, है ना। ये स्मार्टनेस, ये कैलकुलेशन कैसे इजी बनानी है, ये भी आनी चाहिए हमारे को, राइट। तो देखो 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 इंटू 10⁸8, इसको देखो, इसको चलो सॉल्व कर लो आप। ये जो -15 है ना, अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, पहले मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, इंटू -15 और प्लस का 8, तो 10⁻⁷ बच जाएगा, ठीक है, ओके। और डिवाइड में यहाँ पे देखो ये माइनस का 9 है, अगर यहाँ पे से मैं 2 जीरो हटा दूं यहाँ पे और उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 4.125 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 10⁻⁷ हो जाएगा, एज इट इज देख लो आप, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को आप चेक करेंगे तो फिर भाई मजा आएगा। देखो तो देखो ये लगभग लगभग पूरा कैंसिल हो गया, और ये भी सेम ही तो है, देखो 4.14, 4.125, तो 4.13 लगभग सेम ही आएगा। तो E को अप्रोक्सीमेट निकाल लो, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, Na का क्या है वर्क फंक्शन 1.92, K का क्या है वर्क फंक्शन 2.15, Ca, और इसका क्या है भाई वर्क फंक्शन, दैट इज 3.20, ओ, और इसका क्या है भाई नेक्स्ट वाले का, दैट इज 4.17। तो इसमें से वो मेटल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, वो कौन से होने चाहिए, जिनका वर्क फंक्शन इस E से, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी से कम होगा। तो आप देख सकते हो इन दोनों का वर्क फंक्शन कम है E से,
लेकिन दोनों का ज्यादा है ई से, तो ये इनसे तो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डालने के बाद वहां से भाग जाना, मतलब काइनेटिक एनर्जी को गेन करके वहां से मूव कर जाना, ठीक है, उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना। तो ये भी शो करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी करेगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ई से कम है, लेकिन ये नहीं करेंगे, समझ गए बॉस, क्योंकि ये एनर्जी इनके कंपैरेटिवली रिक्वायर्ड सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, वो केवल वर्क फंक्शन करने में ही यूज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज नहीं होगी, क्योंकि इनकी एनर्जी इससे इंसिडेंट से ज्यादा है। यार ये बिल्कुल वैसी ही बात है, आपको लगी है भूख, आपने बोला सर पार्टी दो, हमें कुछ खाना है भाई, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, तो भाई मैं तो ले गया तुम्हारे को उठा के, चलो भाई चलो मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ, मजा आएगा आज तो, और मैंने वहां पे ऑर्डर दिया जाके, तुम्हें लगी थी भूख भयंकर से, तुमने ये भी खाना था वो भी खाना था, मैंने एक छोटी सी चीज ऑर्डर कर दी कि लो भाई ये खाना है, जब वो आपके पास आई तो आपने देखा ओ तेरी ये क्या है, इससे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, मतलब आप खा तो लोगे, लेकिन वो जो आपको रिक्वायर्ड एनर्जी थी ना, जो भूख थी, वो बिल्कुल नहीं मिटेगी। हाँ थोड़ा सा बस खा लोगे तो वो इतना होगा कि चलो ठीक है यार खा लिया, बट मजा नहीं आया, मतलब उतनी भूख नहीं मिली, तो उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी आपको नहीं मिली। पापा से आपने मांगे 500 रुपीज, आपको रिक्वायरमेंट 500 की थी सारे काम करने के लिए, आपको मिले केवल 100 रुपीज, तो मिल तो गए, एनर्जी तो मिली, लेकिन उतनी सफिशियंट नहीं है, जो अपने प्लान कर रखे थे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। तो यहां पे बिल्कुल वैसा ही है, जो एनर्जी दी गई इंसिडेंट करी गई है ना, वो ज्यादा होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है, तो इसका देखो वर्क फंक्शन कम है उससे, तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होंगे आपके उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये दोनों नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ये है बेस्ट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, बस सारा फोकस आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन सब पे कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके गाइज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट की अगर बात करें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड है, तो भाई बहुत ध्यान से आप समझते रहना क्वेश्चन कैसे किए जा रहे हैं, हर फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा ना बॉस, तो मजा आएगा, ठीक है। तो देखो उसने बोला है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल स्पीड, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, पहले लिख लेते हैं, प्रोटॉन है हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन गाइस जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके सर, इक्वल स्पीड है दोनों की, चलो भाई लिख लेते हैं। तो इसकी जो स्पीड होगी प्रोटॉन की, वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड के इक्वल होगी। जो डेटा गिवन है ना, पहले उसको लिख लो, है ना, देखते क्या पूछता है हमारे से, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैम, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो भाई प्रोटॉन हो और इलेक्ट्रॉन हो, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल है, दोनों का हालांकि चार्ज सेम होगा, मास अलग होता है, ये हमें पता है, लेकिन वो डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है जब वेलोसिटी गिवन हो। बच्चों याद करो, जब मैं डेरिवेशन वाली सीरीज कर रहा था वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया था। मैं आपको बता दूं, जब भी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में पूछे तो लैम्डा आपको पता है ओरिजिनल h/p होता है, लेकिन ये मोमेंटम है जिसको आप लिख सकते हो h/mv, और h कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट दे दी उसने क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। लेकिन अगर इसको पार्टिकल 1 और इसको पार्टिकल 2 मान लूं तो मैं यहां लिखूंगा λ1/λ2, तो ये m और v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे m2/m1 इंटू v2/v1, दोनों की स्पीड सेम है, तो ये तो हो जाएगा कैंसल, सिंपल। तो λ1/λ2 बचेगा, दैट इज m2/m1, और बच्चों m2 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 2 हमने इलेक्ट्रॉन को माना है और 1 हमने प्रोटॉन को माना है बॉस। और आप सबको पता है बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें रेशियो पूछ रहा है, तो ये रेशियो है, बात खत्म, ठीक है। सो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द मास ऑफ प्रोटॉन, सिंपल, इसी के टर्म्स में आपको आंसर दे रखा है और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। भाई कुछ भी पूछेगा ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका आपने यूज करना है, और अगर ये मोमेंटम को आपने वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर लिया, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी होती तो आप ऐसे लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी गाइस, क्योंकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आप सबने पढ़ा होगा धुआंधार तरीके से, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं अप्लाइड पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूंगा तो काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो Q इंटू वी होती है, तो लैम्डा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं h/√2mqv, ये भी धांसू फॉर्मूले हैं भाई, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एज इट इज। तो देखने का, समझने का और करने का और आगे बढ़ते रहने का, रुकने का नहीं ना बॉस, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना 100% दिखाऊंगा, किसी भी एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, नीट हो, जेईई मेंस हो, बोर्ड एग्जाम हो, व्हाटएवर मैन, आप 100% सॉल्व कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस, है ना। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग गाइज, आपको बस सीखने के लिए तैयार रहना है,
कोई भी तब तक आपको नहीं सिखा पाएगा जब तक आप अपने माइंड से उसको तैयार नहीं हो जाएंगे। डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन आपको मानना पड़ेगा हम सीख सकते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं सीख सकती हूं, ये आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। फिर देखो कैसे सीखते हो आप डिफिकल्ट से लगने वाली चीजों को भी, राइट। चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। चलो बात करते हैं दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट की डिस्कशन करेंगे, ज्यादा नहीं है, लिटिल बिट है, क्योंकि कम आते हैं। डुअल नेचर से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी है मैं बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन हार्डली मैं डिस्कस करूंगा इससे, फिर न्यूक्लियाई से भी, बहुत बेसिक वाले जो जिनके चांस ज्यादा होते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आने के, तो दैट्स वाई वही फॉर्मूला हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। ओके गाइस, चलो हियर वी गो। तो भाई वो पता क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज दे रखी है उसने इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 4861, यानी उसने बोली है लैम्डा 4861 एंगस्ट्रॉम है, और ये लैम्डा किसके लिए दे रखी है भाई, ये लैम्डा दे रखी है सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, ठीक है। तो याद आया कुछ बॉस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, ये याद रखने का। सो अब हमारे से पूछेगा क्या, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ सेम सीरीज, सेकंड लाइन की दे दी है और वेवलेंथ निकालनी है हमने फर्स्ट लाइन ऑफ सेम सीरीज, मतलब बार्मर की ही फर्स्ट लाइन है, ये निकालनी है। तो सर ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो ना, बता रहा हूं ना, जो फॉर्मूला बता रहा हूं सुपर इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें उससे डिपेंडेंट क्वेश्चन ना आते हो, बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, व्हाटएवर बोल रहा हूं तो समझ लो बॉस, ठीक है। देखो भाई लोग, जब भी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज की बात करें, स्पेक्ट्रम सीरीज, तो आप सबको पता है, ये तो बोर्ड में इसकी थ्योरी भी आती है कि डिफाइन करो, ग्राफ बनाओ, सब कुछ बताओ, ठीक है। कैसे सर, जब भी कभी वो अपनी हायर स्टेट एनर्जी से लोअर स्टेट में आता है, लेट्स सी एनर्जी हायर स्टेट है, ये लोअर स्टेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई, देखो ट्रांजिशन कर रहा है, तो जब वो इसमें आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा बच्चों, और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, हम इस फॉर्मूले से निकालते थे, आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², याद आया आपको? यस, रिडबर्ग कांस्टेंट, और जेड चूंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो जेड तो 1 ही लेना है, तो इसको आप आर मान लो, है ना, तो सिंपल है। तो यहां पे हाइड्रोजन के लिए जेड तो 1 ही होगा, तो आर इंटू 1/n1², और n1 क्या लेंगे भाई, n2 क्या लेंगे भाई, ठीक है। बस इन दोनों चीजों पे आपने ध्यान देना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जहां से आ रहा है वो हायर स्टेट होती है, जिसमें आ रहा है बच्चों वो लोअर स्टेट होते हैं, याद रखना हमेशा इस बात को कि कहां से आ रहा है, ठीक है, और कौन से स्टेट में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। बट फॉर्मूला क्या है सर, ये वाला फॉर्मूला है जब भी ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन कौन सी सीरीज की बात कर रहा है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज कौन सी है, देखो देखो बच्चों, अगर वो देखो, अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, ये फिर ये फिर ये फिर ये एंड सो ऑन, ये इसके ग्राउंड स्टेट n1 1 है, ये n2 है, ये n3 है, ये n4 है। अगर वो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है लेकिन ग्राउंड स्टेट n1 में आ रहा है, जैसे उससे हायर स्टेट से, या तो 2 से आएगा, या 3 से आएगा, या 4 से आएगा, या कहीं से भी आएगा, इन्फिनिटी से आएगा, लेकिन अगर वो डायरेक्ट 1 पे आता है, तो जो सीरीज यहां से निकलती है वो लाइमन सीरीज होती थी, याद आया कुछ, लाइमन सीरीज होगी वो बॉस। लेकिन वो अगर सेकंड पे आ रहा है, और सेकंड पे कहां से आएगा, उसकी हायर स्टेट से, वो क्या 3 है, या फिर उससे ऊपर वाली जितनी 4 5 6 और इन्फिनिटी तक, तो वो बार्मर सीरीज बनाता है। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, बार्मर सीरीज, ठीक है। तो बार्मर सीरीज के लिए जो n1 की आपकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, n1 का मतलब जहां पर आएगा, ठीक है बॉस, मतलब n1 वो लेना है जिस सीरीज की वो बात कर रहा है, यानी देखो यहां पे सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, पहले बार्मर सीरीज पे फोकस करो, तो n1 आपको 2 लेना होगा, ठीक है। फिर ये देखो वो कहां से आ रहा है इस सीरीज को बनाने के लिए, क्योंकि 2 पे अगर आ रहा है तो या तो 3 से आएगा, 4 से, या 5 से, या 6 से, इन्फिनिटी से, क्योंकि बार्मर सीरीज 2 पे आने से बनती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। n2 कहां ले, n2 जहां से आएगा, वो कैसे पता चलेगा सर, वो देखो, जो वो लाइन बोले, फर्स्ट मेंबर बोले, एक्साइटेड स्टेट बोले, ऐसे कुछ याद रखना है। तो सेकंड लाइन का मतलब होता है बच्चों, सेकंड लाइन का मतलब समझो,
जो 2 के जस्ट पास वाली ऑर्बिट होती है इसकी फर्स्ट लाइन होती है, यानी फर्स्ट मेंबर होता है इसका, सबसे पहला, आपके घर के पास सबसे पहला घर, आपका सबसे पहला पड़ोसी है, फिर नेक्स्ट सेकंड पड़ोसी, बस ऐसे याद रखना है। तो N3 इसकी फर्स्ट लाइन है और N4 इसकी सेकंड लाइन होगी, ये ध्यान रखना। यानी सेकंड लाइन का मतलब यहाँ पे N2 की जो वैल्यू पुट कर रहे हो आप, ये सेकंड लाइन है, यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी 4 लेना है। दिस इज द मेन थिंग। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, बार्मर सीरीज है तो भाई ये N1 तो सेम ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन के लिए N2 की वैल्यू क्या है, 2 के जस्ट ऊपर, यानी 3 वाला। हो गया सिंपल। तो सर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पहले, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अब देखो, सबसे पहले 1/λ सेकंड लाइन के लिए यूज करो, तो ये आएगा R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय दैट इज 4 का स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो ये आ जाएगा R दैट इज 1/4 माइनस 1/16। कूल है बॉस। तो यहां पे देखो R एलसीएम ले लो बॉस इसका 16, तो 4 माइनस 1, तो बच्चों आ जाएगा ऊपर 3R/16 और ये आ गया 1/λ2। ग्रेट मैन। हाँ सर, तो यहां से उल्टा कर दो उसको, देखो λ2 आ जाएगा 16/3R, बिल्कुल आ गया। सिमिलरली आप इसके लिए निकाल दो, ठीक है सर। इसके लिए जब निकालोगे बच्चों तो ये आएगा 1/λ1 R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 से आएगा 3 का स्क्वायर, तो 1/λ1 बच्चों ये आ जाएगा R 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो R एलसीएम कितना ले लो उसका, 4 और 9 है ना, तो 36 ही आएगा, ठीक है। 9 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे दैट इज λ1 दैट इज 36/5R, यह आ गया आपका λ1। और आपसे पूछा क्या गया है, फर्स्ट लाइन सीरीज पूछी है बॉस, दैट इज फर्स्ट लाइन सीरीज। ओ माय गॉड, यस। तो बस दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि एक हमें दे रखी है, एक हमारे से पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट लाइन यानी यही वाली पूछी है एक तरीके से आपसे, तो भाई इसको देखो, आप अगर ध्यान से देखो, इसको आप वैल्यू को डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से λ2 आया, तो हम लिखेंगे λ1/λ2 इक्वल टू कितना है भाई, 36/5R डिवाइड में ये कितना है भाई, 16/3R। R से R कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो λ1/λ2 आपका आएगा 36 × 3 और 5 × 16। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है और कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो 4 से इसको कैंसिल करो, 4 ही आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 9 आएगा। ओ, अब मैं यहाँ लिखूंगा, तो λ1 इक्वल टू λ2 मल्टीप्लाई कर दो, 9 × दैट इज 27, λ2 और बाई आ जाएगा 5 × 4 दैट इज 20 गाइज। λ2 की वैल्यू पुट कर दो, 27/20 × λ2 4861। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 68 समथिंग कुछ आंसर बनना है इसका, 6562 बनेगा, 6562 एंगस्ट्रॉम। बाकी ये तो आ ही गया, λ2 को आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ही लेंगे। तो दिस इज ऑसम, है ना, ये आपको आना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा दिमाग, थोड़े से फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होना मांगता है बॉस, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। आगे बढ़े, यस। तो देखो मेरा मेन टास्क था इस फॉर्मूले का बेस्ट एप्लीकेशन आपको बताना, पहले क्वेश्चन तो फिर हम बना ही लेंगे, कैलकुलेशन ही तो करनी है ना भाई। चलते आगे। ओके दोस्तों, देखो यार, आपको ना एक चीज तो माननी पड़ेगी कि न्यूमेरिकल है, तकलीफ भी होती है, लेकिन अगर इस प्रोसेस में आप बने रहे, जैसे हम जाते हैं ना फर्स्ट टाइम जिम वगैरह जाते हैं, तो भाई पहले हफ्ते तो बहुत भयंकर पेन होता है, फिर बॉडी आपको ऐसे ऐसे साइन देंगे, रहने दे यार, छोड़ दे यार, रहने दे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखा देते हो भाई, उसको पेन को झेल जाते हो ना, धीरे 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 फिर हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और उसके बाद एक बेस्ट फ्लो हो जाता है, एक बेस्ट प्रोसेस आता है, और आराम से आप उस जर्नी को, समझ रहे हो, पास कर लेते हो, और फिर आपको मजा आने लगता है, ठीक है। तो यही है न्यूमेरिकल के साथ भी, अगर इसको सीखना है तो हमें डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में डाला गया पहले से ही, तो वो प्रोसेस धीरे 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 आपको ईजी बनाना पड़ेगा, और उसके साथ लगे रहना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और समझते रहना पड़ेगा। एक दिन आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको न्यूमेरिकल इजी लगने लगेगा, 100% बॉस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन इससे और मैं लूंगा, उसको मैं डिस्कशन करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे जल्दी जल्दी हम उनको फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि उतने ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, राइट। चलो भाई देख लेते हैं। उसने बोला था एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम की किसी ऑर्बिट में जो एनर्जी है, यानी टोटल एनर्जी की बात करता है वो है -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्बिट, उसकी एनर्जी दे रखी है, बिल्कुल है
व्हाट आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको जस्ट इसका रिजल्ट याद रखना है। देखो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं किसी ऑर्बिट में, तो nth ऑर्बिट में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता था याद करो, -13.6, याद आया बॉस, Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर। चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो ये तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता था बॉस। ठीक है, अब वो किस ऑर्बिट में है, वन ऑर्बिट में है तो वन पुट कर दो, सेकंड में है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, व्हाटएवर। तो ये जर्नल फॉर्मूला होता था, याद आया आपको। लेकिन उसने बोला ऑलरेडी एनर्जी उसने दे दी है भाई, इतनी है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी याद रखना हमेशा, डायरेक्ट रिजल्ट, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है हमेशा। मतलब अगर देखो टोटल एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव होगी, अगर ये नेगेटिव है तो बस काइनेटिक एनर्जी को इसी के इक्वल पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिख दो बस, तो यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो ऐसे समझ लो, या काइनेटिक एनर्जी हमेशा होती है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो भी गिवन होगी, है ना, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसे समझ लो। तो आप क्या करेंगे भाई, माइनस है और ये -1.51 है तो ये प्लस ही हो जाएगा ना भाई, एक ही बात है। इसलिए आप क्या याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, बट विद मैग्नीट्यूड वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव साइन। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव होती है। ठीक है, सिंपल, बस इसको 2 टाइम करना है तो ये डबल होती है, तो 2 इंटू -1.51, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 10 3 और ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, ये आ गया आपका आंसर -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल, यही पूछ रहा था सर, और कोई टेंशन नहीं है सर। ठीक है, तो भाई लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो रिजल्ट याद रखने का, एंड दैट इज रियली ऑसम थिंग कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हौले हौले बिल्कुल हम एंड पे पहुंच गए, इतने ही कर लेना, सब कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है बॉस, ओके बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं न्यूक्लियाई के कौन सा क्वेश्चन है जो एटलीस्ट कौन सा फॉर्मूला है जो हमें याद करके जाना, उसकी प्रैक्टिस करके जाना। क्योंकि आप देखेंगे ना जाके, मेरी बातों पे विश्वास बाद में करना, लेकिन आप चेक कर लेना बॉस, नीट में और जेईई मेंस में उसके पीवाईक्यूज देखना, ये फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इवन ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, क्या है सर वो फॉर्मूला, चलो देखते हैं ना, पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उसने बोला द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम दिस इज दिस, फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Cu, कॉपर की बात कर रहा है बॉस। तो बच्चों उसमें एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस दे रखा है 1327 और इसकी न्यूक्लियर रेडियस दे रखी है, लेट्स सी R1 है 3.6 फर्मी मीटर। ठीक है, FM का मतलब फर्मी दे रखा है, सॉरी वो दे रखा है फर्मी में है वो। ठीक है, ओ राइट, यस सर। फिर उसने क्या बोला है, फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ दिस, तो मतलब कॉपर जो है 2964, इसकी न्यूक्लियर रेडियस लेट्स सी R2 है, वो निकालनी है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी कभी इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर रेडियस की बात करें, मतलब उसके साइज की बात करें, कभी कभी रेडियस बोल देता है, कभी कभी साइज बोल देता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो हम रेडियस की बात करेंगे वहां पे। तो ये फॉर्मूला होता है R0e⁻⁴ जो आपको याद रखना होगा। ये जो R है इसकी रेडियस है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, है ना। तो A क्या है यहाँ पे, A इसका न्यूक्लियस का मास नंबर होगा, यानी ये मास नंबर पे डिपेंड करते हैं, यानी R इज डायरेक्टली इक्वल टू A⁻⁴ दिस इज द रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर। तो आप लिखेंगे पहले न्यूक्लियस की रेडियस दूसरे न्यूक्लियस की रेडियस इज इक्वल टू A1/A2 की होल पावर 1/3, बस वैल्यू पुट करने का ना बॉस। तो आप देखो इसकी वैल्यू कितनी है सर 3.6 बार में, इसकी कितनी है निकालनी है सर। A1 कितना है सर, ये रहा मास नंबर, ये उसका Z होता है, आप सबको पता है ये A होता है। ठीक है, तो इसका A1 27 है सर, इसका कितना है, ये A2 64 है सर, होल पावर कितनी है सर 1/3, मचा डालेंगे सर 27/64, बच्चों इसको 3/4 का क्यूब लिख सकते हो आप, और इसकी होल पावर है 1/3, है ना। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो 3/4 ही तो आ गया भाई।
तो 3/6/R2 इतना आ गया, तो आप यहाँ लिखेंगे 3/6/R2 इक्वल टू 3/4, इससे कैंसिल करो 1.2, इसमें मल्टीप्लाई करो तो R2 आ जाएगा 1.2 इंटू 4, तो R2 आ गया 4.8 फर्मी। चेक करें गाइस, आई थिंक दिस इज डन एंड यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, कूल है सर। तो न्यूक्लियस चेंज करेगा, उनका मास नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तो यही याद रखना है ना भाई, यही रिलेशन याद रखना है ना। और एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और आता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। कभी कभी वो बोलता है कि एक न्यूक्लियस ये है, एक ये है, बताओ उनकी डेंसिटीज में क्या रिलेशन होगा। जो न्यूक्लियर डेंसिटीज है, अलग अलग न्यूक्लियस होंगे, अगर इनकी डेंसिटीज का रिलेशन पूछता है ना, किसका, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज पूछता, तो बच्चों जो डेंसिटी होती है ना न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, याद रखना इसको, डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए। तो अलग अलग मास नंबर होंगे, न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, लेकिन उनकी डेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती है, तो फिर 1:1 ही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ए, है ना, बस इतना समझना है। ओके सर, मचा डालेंगे, कर डालेंगे, सॉल्व हो जाएगा बेस्ट तरीके से। वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन और है, अगर आप कर सके, थोड़ी हिम्मत दिखा सके तो फिर चलो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखें, वैसे खत्म हो चुका है बॉस, फिनिश है अब ये सीरीज आपकी। इतने भी कर लोगे ना, मजा आ जाएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट गाइस। ठीक है, और आपके दिमाग का भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका दिमाग इनको ऑब्जर्व कर रहा है और आप रेडी हो कि नहीं हो आगे की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए इन फिजिक्स, फिर कितना भी डिफिकल्ट पेपर। आपको पता है फिजिक्स का पेपर बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगता है? देखो, थ्योरी डेरिवेशन वो तो सब सेम ही रहते हैं ना, न्यूमेरिकल की वजह से। अगर एक्सेस न्यूमेरिकल आ जाए तब दिक्कत हो जाती है। सीबीएसई की बात करो फिलहाल, और अदर बोर्ड्स में अगर आपके एग्जाम में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो आप थोड़े बेसिक वाले जस्ट करके जाओ बढ़िया से, और डेरिवेशन कंप्लीट करके जाओ, थ्योरी कंप्लीट, वो बाद में मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी किस किस चीज पे आपने फोकस करना है। सो डोंट वरी गाइस, ठीक है, अभी काफी समय है, बस आप अपना रिवीजन मेंटेन रखो, रिटन में प्रैक्टिस रखो, लिखते लिखते आपने सीखनी है चीजें और प्रैक्टिस करनी है, तो तब मजा आएगा। ठीक है बॉस, ओके गाइस, तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इतना तो बनता है, चलो इसको भी उड़ा ही देते हैं। ठीक है, तो हमें एक रिएक्शन दे रखी है 1s2 प्लस 1s2, और ये दोनों फ्यूज होके मतलब एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज 2He3 प्लस n। ठीक है, तो यहां पे जो भी न्यूक्लियस बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं, देख लो ध्यान से, 1s1 और 1s2, यानी दो यहाँ पे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, वो दोनों मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं 2He3 का। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, 1h1 की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दोनों सेम ही है। तो भाई जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसकी दे रखी है, 1h1 की, और दैट इज 2.23, यस, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है ना भाई, यानी हम लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He3 की जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है बच्चों, दैट इज व्हाट, 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, बढ़िया। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन को क्रैक कैसे करेंगे भाई, सॉल्व कैसे करेंगे? देखो गाइस, इसमें बहुत आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। पता है क्या पूछ रहा है आपसे कि इन दिस फ्यूजन रिएक्शन, ओके, सो वी हैव टू फाइंड द एनर्जी, है ना, एनर्जी इन दिस फ्यूजन रिएक्शन, जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमें निकालनी होगी, या रिक्वायर्ड होगी वो हमें निकालनी होगी। ठीक है, लेकिन हमारे लिए एनर्जी पूछ रहा है कि एनर्जी कैसे निकालें। तो जब भी एक फ्यूजन रिएक्शन, आपको कोई रिएक्शन गिवन हो, ठीक है, तो ये जो है, जो मिलके ये बना रहे हैं, ये आपके रिएक्टेंट है जो मिल रहे हैं, और जो बन रहा है वो आपका प्रोडक्ट है, जो तो आप समझ ही गए होंगे। और अगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट गिवन हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अगर ये गिवन होता तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए जो भी एनर्जी गिवन होगी उसमें ए के मल्टीप्लाई करते हैं उसके मास नंबर का, लेकिन यहां तो डायरेक्ट दे रखी है हमें बाइंडिंग एनर्जी, उसने बोला बाइंडिंग एनर्जी है तो ये भी है, ये भी है, तो कुछ नहीं करना, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हम निकालेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं आपके। ठीक है, सिंपल, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एक ही बन रहा है 2He3, और उसकी एनर्जी ये रही 7.73, माइनस जो रिएक्टेंट्स है वो दो है, यानी दिस प्लस दिस, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और किसी एक की एनर्जी हमें दे रखी है 2.23, तो 7.73 माइनस ये आएगा 644, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो गाइज, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इसका क्या बनने वाला है भाई लोग,
तो 7.73, 4.46। ओके गाइज, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज 3, 6। तो यहां पे 13 होगा, दैट इज 7, और यहां पे 6 होगा, दैट इज 2, और यहां पे आएगा 3, यानी आ जाएगा 3.27, एंड दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज द एनर्जी इन दिस रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इसको आप ई ही लिख लो, है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज। इसमें ये रिएक्टेंट्स की है, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो पूछ रहे हैं हमारे से इस रिएक्शन में, ठीक है। तो यार देखो, सिंपल है, कोई भी रिएक्शन दे रखी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स लेना। अगर डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है तो सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों, ये थे आपके बेहतरीन से न्यूमेरिकल, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया इन न्यूमेरिकल के साथ। अब जिम्मेदारी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप इसको एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, सारे फॉर्मूले देख लेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेंगे, क्या क्या हमने डिस्कस किए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। और बच्चों, मेहनत करते रहना, बस उसको प्रैक्टिस करते रहना। देखो, बार बार जिस चीज को आप पढ़ते रहोगे ना, उतनी ज्यादा स्ट्रांगली आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी, और वो जो आदत होती है ना कि हम पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट डे भूल जाते हैं, वो खत्म हो जाएगी, एक तरीके से फिनिश, टोटली फिनिश हो जाएगी। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज को, उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको लिख लिख के करना। ये भी मैं आपको बताता हूँ, हमेशा लिख लिख के पढ़ाई करना, चाहे थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, लिख लिख के ही करना। ऐसे याद नहीं करना, बस ऐसे याद किए जा रहे हो, फिर उसको भूल जाओगे आप, समझ गए ना। बाकी आप मेहनत करते रहे, खुश रहे, सीखते रहे, कोई भी प्रॉब्लम आए विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से डिस्कस करते हो बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको बेस्ट बनाऊंगा, उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करने वाला हूं मैं आपके नीट और जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तैयार रहना बॉस, ऑल द बेस्ट।